बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद से लेकर किशोर अवस्था तक बालक के सीखने की गति बहुत तेज होती है। आज की क्लास में हम बालक के सीखने के पक्ष, सीखने के प्रकार के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि ऐसी कौन कौन सी विधियां होती हैं जिनसे कि बालक सीखता है। दोस्तों, सबसे पहले अधिगम के पक्ष के बारे में बात करते हैं। अधिगम का पहला पक्ष संज्ञानात्मक पक्ष होता है, जिसे कॉग्निटिव लर्निंग बोला जाता है। संज्ञानात्मक पक्ष का तात्पर्य तथ्यों की जानकारी के द्वारा सीखने का प्रयास करने से है। तथ्यों की जानकारी के द्वारा सीखने से तात्पर्य किसी भी नॉलेज को ग्रहण करना, किसी नई जानकारी को ग्रहण करना और उस नई जानकारी का प्रयोग नए ज्ञान का सृजन करने में है। मस्तिष्क में जो भी जानकारी निहित होती है, जो भी नॉलेज इकट्ठी होती है, उस नॉलेज का प्रयोग जब हम नए ज्ञान का निर्माण करने में प्रयोग करते हैं तो ऐसे अधिगम को संज्ञानात्मक अधिगम कहा जाता है। अधिगम के पक्ष के अंतर्गत क्रियात्मक पक्ष का संबंध शारीरिक क्रियाओं से है। शारीरिक क्रियाएं जो जब हम किन्हीं शारीरिक क्रियाओं को करते हैं, अभ्यास करते हैं, क्रिया करते हैं और ऐसे क्रियात्मक रूप से सीखने को कॉग्निटिव लर्निंग, फंक्शनल लर्निंग या क्रियात्मक अधिगम कहा जाता है। क्रियात्मक अधिगम माने जब बालक छोटा होता है तब वो लिखना सीखता है, उसको लिखना नहीं आता है, तो लिखना सीखने के लिए उसके मस्तिष्क में पहले से ही वर्ण, अक्षर, शब्द, किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं होती है। सबसे पहले उसकी माँ उसकी कलम को पकड़ करके उसको लिखने का अभ्यास करवाती है। जब बालक एक ही शब्द को कई बार गलतियां करने के बाद, फिर से पुनः प्रयास करने के बाद, बार बार प्रयास करने के बाद जब वो सीख जाता है, तब बाद में उसको उसका अर्थ समझाया जाता है। लेकिन सबसे पहले क्रियाओं के द्वारा वो सीखता है। अधिगम के पक्षों के अंतर्गत तीसरा पक्ष भावात्मक पक्ष कहलाता है, इमोशनल लर्निंग। जब हम भावों के द्वारा सीखने का प्रयास करते हैं तो ऐसे अधिगम को भावात्मक अधिगम कहा जाता है। जैसे इस भावात्मक पक्ष का संबंध मन से होता है। जब भी हम मन के द्वारा सीखने का प्रयास करते हैं, भावों के द्वारा सीखने का प्रयास करते हैं, ऐसे अधिगम को भावात्मक पक्ष कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों, जब हम दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं तो हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी दृष्टिकोण तथा भावनाओं में परिवर्तन आता है। कैसे? जैसे कि हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, पहले हम उस व्यक्ति से कभी मिले नहीं हैं, लेकिन उस व्यक्ति के प्रति हमारी कोई सोच ऐसी विकसित हुई है किसी कारण से कि वह व्यक्ति अच्छा है या बुरा है। लेकिन जब हम उस व्यक्ति से मिल लेते हैं, उससे अपने भाव, अपने विचारों का आदान प्रदान कर लेते हैं, तब हमारी सोच कभी कभी परिवर्तित भी हो जाती है कि मैं पहले उस व्यक्ति के बारे में जैसा सोचता था, वास्तव में वह व्यक्ति वैसा नहीं है। तो इस अधिगम के सीखने के इस पक्ष का संबंध मन से होता है, हमारे भावों से होता है। परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि ट्रैफिक लाइट को देख करके व्यक्ति को, गाड़ी को रोक लेना अधिगम के कौन से पक्ष के अंतर्गत आता है, तो हम भावात्मक पक्ष को सही मानेंगे। क्योंकि ट्रैफिक लाइट को देखकर गाड़ी को रोक लेना, इसके लिए ना हमें किसी संज्ञान की आवश्यकता है, इसके लिए ना हमें किसी क्रिया की आवश्यकता है। यह हमारे मन पर निर्भर करता है, हमारे भावों पर निर्भर करता है कि आप ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहते हैं अथवा नहीं। इसके बाद हम अधिगम के प्रकार को जानेंगे। अधिगम के भी तीन ही प्रकार होते हैं, गामक अधिगम, प्रतिबोधनात्मक अधिगम और संकल्पनात्मक अधिगम। गामक अधिगम से तात्पर्य, मॉडल लर्निंग से तात्पर्य है कि क्रियाओं के द्वारा सीखना। जैसे हमने पढ़ा क्रियात्मक अधिगम, उसी प्रकार से गामक अधिगम भी शरीर की क्रियाओं द्वारा अधिगम करना होता है। जैसे बालक जब बालक छोटा होता है तो किसी भी वस्तु को देखता है, उसे फिर पकड़ने की कोशिश करता है, उसे खाने की कोशिश करता है। क्योंकि छोटे बच्चों में मानसिक विकास बहुत ज्यादा कम होता है, वो क्रिया बुद्धि से न करके शरीर के द्वारा करता है।
जो भी क्रिया करता है बुद्धि से नहीं करता है, वो शरीर के द्वारा क्रियाएं करता है, और शरीर द्वारा की गई क्रियाएं गामक अधिगम कहलाती हैं। गामक अधिगम अनुकरण विधि द्वारा किया जाता है। गामक अधिगम अनुकरण विधि द्वारा किया जाता है, और ऐसा गामक अधिगम शैशवावस्था में होता है। जब बालक की उम्र 5 वर्ष तक होती है, ऐसी अवस्था में, शैशवावस्था में, बालक अनुकरण विधि द्वारा, गामक अधिगम द्वारा सीखता है। क्योंकि जब भी बालक के सामने हम कोई क्रिया करते हैं तो बालक उस क्रिया का अनुकरण करने की कोशिश करता है। जैसे हम बालक के सामने किसी बुजुर्ग के आने पर, किसी बड़े व्यक्ति के आने पर उसको नमस्ते बोलते हैं, तो बालक भी आपको देखकर नमस्ते करना सीखता है। बालक को अगर हम बताएंगे कि बड़ों को देख करके नमस्ते करना चाहिए, उसको समझ में नहीं आएगा, हमें उसके सामने खुद ही वही क्रिया करनी पड़ेगी। जैसे जब भी हम नमस्ते करेंगे, बालक हमें देखकर हमारी नकल करने की कोशिश करेगा, हमें देखकर सीखने की कोशिश करेगा, और वो क्रिया वही क्रिया दोहराएगा जो क्रिया उसके सामने हम करते हैं। इसीलिए दोस्तों, बालक को जो कुछ भी सिखाना हो उसको समझाने से बेहतर है कि हम उसके सामने वही क्रियाएं करें जैसा कि हम उस बालक से अपेक्षा रखते हैं। इसके बाद प्रतिबोधनात्मक अधिगम के बारे में जानेंगे। कॉग्निशन लर्निंग। प्रतिबोधनात्मक अधिगम बाल्यावस्था में होता है। कब होता है दोस्तों? बाल्यावस्था में। प्रतिबोधनात्मक अधिगम बाल्यावस्था में होता है। बालक अनुकरण विधि के द्वारा सीखकर शैशवावस्था के बाद जब बाल्यावस्था में पहुंचता है तो बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जिनका उसके मस्तिष्क में इमेज क्रिएट हो जाती है, उसका चित्र बनने लगता है। बालक बहुत सारी चीजों को जानने लगता है, बहुत कुछ सीख चुका होता है, बहुत सारे संप्रत्यय उसके मस्तिष्क में विकसित हो चुके होते हैं। बोध का तात्पर्य समझ से होता है। किसी भी चीज को समझ लेना, किसी भी चीज की समझ विकसित होना बोध कहलाता है। हमें जैसे किसी चीज को समझना मतलब हमें उस वस्तु का बोध हो गया है, बोध हो गया मतलब हमें उस चीज की समझ हो चुकी है। और ऐसे बोध को मनोविज्ञान की भाषा में प्रतिबोध कहा जाता है। तो प्रतिबोधनात्मक अधिगम का तात्पर्य समझ से है। जब बालक बाल्यावस्था में प्रवेश करता है तो वो चीजों को समझने लगता है। जैसे बालक के सामने अगर हम किसी पक्षी का नाम लेते हैं, जैसे हमने मोर का नाम लिया, मोर का नाम लेते ही बालक के मस्तिष्क में एक इमेज क्रिएट होती है, एक चित्र बनने लगता है मोर का। बालक के मस्तिष्क में एक चित्र बनता है जिसमें एक बड़ा सा पक्षी जिसके रंग बिरंगे पंख हैं और वो नाचता हुआ उसको दिखाई देता है। यह उसकी मस्तिष्क की पहले से उभरी हुई इमेज बाहर निकल कर आती है, जिससे वो मोर शब्द को उस पक्षी से, नाम को असल के पक्षी से जोड़कर उस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करने लगता है। और ऐसे अधिगम को प्रतिबोधनात्मक अधिगम कहा जाता है। संकल्पनात्मक अधिगम, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग का विकास किशोर अवस्था में होता है। कब होता है? किशोर अवस्था में। 12 वर्ष की अवस्था से लेकर के 18 वर्ष की अवस्था तक का जो समय होता है वो किशोर अवस्था कहलाता है। किशोर अवस्था में बालक का मानसिक विकास चरम सीमा पर होता है, उसका मानसिक विकास पूर्ण रूप से हो चुका होता है। अब ऐसे में बालक के मस्तिष्क में जो कॉन्सेप्ट का निर्माण होता है, जो संकल्पनाओं का निर्माण होता है, बालक उसके द्वारा जब भी किसी वस्तु को देखता है तो उसके मस्तिष्क में सिर्फ चित्र ही नहीं उभरता है, बल्कि उस कॉन्सेप्ट से संबंधित कल्पनाएं आने लगती हैं। बालक उस वस्तु के प्रति चिंतन प्रारंभ कर देता है, उसे सीखने लगता है, और ऐसे अधिगम को संकल्पनात्मक अधिगम कहा जाता है। जैसे दोस्तों, अगर बालक के सामने हम बोलेंगे हाथी के बारे में अगर कोई बात करता है, तो जब वो बालक बाल्यावस्था में होगा
तो उसके मस्तिष्क में सिर्फ हाथी का चित्र बनेगा, हाथी की इमेज क्रिएट होगी। लेकिन यदि वही बालक किशोर अवस्था में होगा, किशोर अवस्था में प्रवेश कर चुका होगा, तो वह अपने चिंतन स्तर के आधार पर उस हाथी का चित्र ही नहीं बल्कि उस हाथी के बारे में कल्पनाएं करना प्रारंभ कर देता है। वह सोचने लगता है कि इतना विशाल जानवर रहता कहाँ होगा, खाता कितना होगा, सोता कैसे होगा और कौन कौन सी वो क्रिया है जो वो करता होगा। भले ही उसे उसके बारे में कुछ पता ना हो, लेकिन मानसिक स्तर के आधार पर उन कल्पनाओं को वो करने का प्रयास करता है, मस्तिष्क को चरम सीमा तक ले जाने का प्रयास करता है और ऐसे अधिगम को संकल्पनात्मक अधिगम कहा जाता है। दोस्तों, अधिगम के पक्ष, अधिगम के प्रकार के बाद हम अधिगम की विधियों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली विधि अनुकरण विधि। अनुकरण विधि के बारे में हमने जाना कि जब बालक गामक अधिगम करता है तो अनुकरण विधि के द्वारा सीखता है, नकल करके सीखता है। सूझ विधि, बालक जब किशोर अवस्था में होता है तो अपने मानसिक विकास के आधार पर वह सूझ विधि के का प्रयोग करने लगता है। जैसे जब हम समस्याओं में घिरे होते हैं तो कभी कभी हम अकेले में बैठ करके चिंतन करते हैं, समस्याओं से निपटने का समाधान ढूंढते हैं। अब ऐसे में अचानक से हमारे मस्तिष्क में उस समस्या का समाधान आ जाता है कल्पना के आधार पर और हम उस समस्या का समाधान कर लेते हैं। तो ऐसे अधिगम को सूझ अधिगम कहते हैं। सूझना, सूझ अचानक से किसी समस्या का समाधान प्राप्त हो जाना, उसे सूझ विधि कहा जाता है। अभ्यास विधि, अभ्यास विधि के बारे में हमने जाना कि जब भी हम कोई क्रिया करते हैं तो उस क्रिया को बार बार करने से हम उस क्रिया को सहज रूप से करना सीख जाते हैं। सबसे पहले जब हम क्रिया को करना प्रारंभ करते हैं तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं, क्रिया को करने में समय लगता है, क्रियाओं को करने में हम भूल जाते हैं। और लेकिन जब वही क्रिया हम बार बार दोहराते हैं, बार बार उस क्रिया को करने का प्रयास करते हैं, तो अभ्यास, बार बार अभ्यास करने से जो अधिगम होता है, ऐसे अधिगम को अभ्यास विधि कहा जाता है। भूल अधिगम, भूल के द्वारा अधिगम भी होता है। भूल के द्वारा अधिगम कैसे होता है? जब भी हम कोई क्रिया करते हैं, क्रिया करने के पश्चात हमसे काफी सारी गलतियां होती हैं, काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जो उस क्रिया के लिए नहीं करनी चाहिए। हम क्या दोबारा उन गलतियों को दोहराते हैं? नहीं, हम उन गलतियों को त्याग करके नए तरीकों को अपनाने की कोशिश करते हैं। जैसे हम किसी पाठ्य विषय वस्तु को पढ़ते हैं, किसी पाठ्यचर्या को पढ़ते हैं, किसी विषय वस्तु को पढ़ते हैं एग्जाम की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से। उसके बाद परीक्षा देने के बाद अगर वो जो हम पढ़ के गए हैं वो हमारे काम में आता है तो हम उसको सीख लेते हैं। और अगर वो विषय वस्तु परीक्षा में हमारे काम नहीं आती है, सीखने का वो तरीका हमारे अगर काम नहीं आता है, तो हम उसको त्याग करके अगली परीक्षा के लिए नए तरीके से सीखने का प्रयास करते हैं, नए तरीके को जानने का प्रयास करते हैं, नए तरीके से याद रखने का प्रयास करते हैं। क्या अगली परीक्षा में पुरानी विधियों का प्रयोग करते हैं? नहीं करते हैं। हम हमेशा नए तरीके का प्रयोग करते हैं, क्योंकि पुरानी विधि जिसका हम समय पर प्रयोग नहीं कर सके वो हमारी भूल थी, और उस भूल से हमने ये सीखा कि इस विधि के द्वारा समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता, इसलिए समस्या का समाधान करने के लिए हमें नए तरीके की आवश्यकता पड़ेगी। और जब हम ऐसे नए तरीके को सीखने का प्रयास करते हैं जो पुरानी भूल से संबंधित हो, तो ऐसी विधि को मनोविज्ञान में भूल विधि कहा जाता है। दोस्तों, रिवीजन करेंगे कि अधिगम के पक्ष 3 होते हैं: संज्ञानात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष और भावात्मक पक्ष। संज्ञानात्मक पक्ष को कॉग्निटिव लर्निंग कहते हैं, जिसका संबंध समझ से होता है। क्रियात्मक पक्ष को कॉग्निटिव फंक्शनल लर्निंग कहा जाता है, जिसका संबंध शरीर की क्रियाओं से होता है। और भावात्मक पक्ष को इमोशनल या अफेक्टिव लर्निंग कहा जाता है, जिसका संबंध हमारे मन से होता है। परीक्षाओं में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक पक्ष नहीं है, जिनमें से 4 ऑप्शन दिए जाते हैं: संज्ञानात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और चौथा आध्यात्मिक पक्ष। तो हम आध्यात्मिक पक्ष को
अधिगम का पक्ष नहीं मानेंगे। अधिगम के सिर्फ ये 3 ही पक्ष होते हैं। अधिगम के प्रकार के बारे में बात की जाए तो अधिगम के 3 प्रकार होते हैं: गामक अधिगम, प्रतिबोधनात्मक अधिगम और संकल्पनात्मक अधिगम। गामक अधिगम के बारे में हमने जाना, मोटर लर्निंग अनुकरण विधि द्वारा शैशव अवस्था में होती है, जबकि प्रतिबोधनात्मक अधिगम कॉग्निशन लर्निंग बाल्यावस्था में होती है और संकल्पनात्मक अधिगम कॉन्सेप्चुअल लर्निंग किशोर अवस्था में होती है। गामक अधिगम अनुकरण विधि द्वारा शारीरिक क्रियाओं के द्वारा किया जाता है, जबकि प्रतिबोधनात्मक अधिगम बाल्यावस्था में समझ विकसित करके किया जाता है और संकल्पनात्मक अधिगम कल्पनाओं के द्वारा चिंतन स्तर को में वृद्धि करके किया जाता है। अधिगम की विधियों के बारे में हम लोग जब थॉर्नडाइक को जानेंगे तो थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। और कल की क्लास में मैं फिर से अधिगम की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के साथ प्रस्तुत रहूंगा। बने रहिए गुरुशिला के साथ और समझते रहिए मनोविज्ञान को। धन्यवाद।